नमस्कार, मैं नान मनोहर। आज हमारा विशेष कार्यक्रम कोरोना और जन भूमिका में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा, रतनलाल जी यादव, जनप्रतिनिधि दातारामगढ़। आज कोरोना में जनता की भूमिका को लेकर सवाल रहेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जनप्रतिनिधि का जनता से कैसा संवाद होना चाहिए और इस संकट में क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला सवाल मैं रतन यादव से ही करूंगा। यादव जी, देश का संकट ना कह के इसको वैश्विक संकट भी कह सकते हैं, और इस सेकंड लेयर में गांवों में जिस तरीके से कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक क्या भूमिका होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की। सबसे पहले मैं दैनिक दस्तक लाइव को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया। ये वैश्विक महामारी जो है जी, ये साल भर पहले पहली लहर जो आई थी, उसमें प्रत्येक आदमी ने अपने हिसाब से जैसा भी योगदान होना चाहिए वो भी दिया है। सरकार ने भी अपना काम किया है। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, आप सही कह रहे हैं कि गांव में, ढाणियों में पहले केवल ये शहरों में सीमित था, अब इसका दायरा बढ़ा है और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। इसके लिए देखो, सरकारें जिम्मेदार है, मानता हूँ भाई, पूरा सिस्टम जो है राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास है, लेकिन नैतिकता के नाते एक प्रत्येक जनप्रतिनिधि की, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, प्रधान हो, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, MLA MP जो भी हैं, उनका एक दायित्व बनता है कि अपन सरकार का साथ कैसे दे, समाज का सहयोग कैसे करे, कैसे लोगों को दवाई, सिलेंडर, जो भी सुविधा है, राशन की, ये सुविधा कैसे प्रदान करें। देखिए, पहली जो लहर थी उसमें खूब सारे बमसा सामने आए थे। आपने देखा होगा अपने इलाके में खूब अच्छी व्यवस्था की हुई थी, मंदिरों के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा, गुरुद्वारों के द्वारा, बहुत सारे ट्रस्टों के द्वारा। अब की बार जो व्यवस्था है वो अजीब गरीब है। मतलब पहले खाने का संकट था, अब मैं इसको सेकंड प्राथमिकता देता हूँ। सबसे बड़ा संकट है ये है कि आप कहीं भी जाओ, आप CSC में जाओगे वहां जगह नहीं है, जिला हॉस्पिटल जाओगे वहां जान कैसे बचाए, जान कैसे बचाए, जान है तो जान है। प्रमोद जी अभी बता रहे थे मुझे, रतन जी, की अब सेकंड लेयर में जिंदगी में जान कैसे बचाए, जिंदगी कैसे बचाए, खाने की दूसरी चीज है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पर या एक जन सेवक के नाते क्या अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या जो तय भूमिका जो हो रही है वो धरातल पर लागू हो रही है। दैनिक दस्तक में आपने जो ये मुद्दा उठाया है वास्तव में तारीफ के काबिल है, और लोगों को इससे काफ़ी सुविधा भी मिलेगी जब वो देखेंगे। मुद्दा ये है कि जनप्रतिनिधि सरकारी स्तर पर, पंचायत स्तर पे मान लीजिए बीमारी है, और इस बीमारी में सबसे पहला काम बचा कैसे जाए, उसी पे ध्यान होना चाहिए, फोकस। मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने जो भी एडवाइजरी जारी की है उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सबसे मेन भूमिका ये रहेगी, हम लोगों को जैसे भी निर्देश मिल रहे हैं उसका हम स्वयं अनुशासन के रूप में खुद पर लागू करके इस लहर को रोक सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि जो भी है सक्षम है अपने स्तर पे, उन लोगों को आगे आना चाहिए और जिनको जो चीज, जिस वस्तु की आवश्यकता है वो उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है रतन जी, मैं ये देख रहा था कि एक जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि के नाते मैं देखता हूँ कि आप अपनी ग्राम पंचायत या अपना जो क्षेत्र है, मैं फर्स्ट जो लेयर आई थी उसमें जो ये जनप्रतिनिधि के साथ साथ जन सेवक जो भी आप बता रहे थे बड़ी संख्या में थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट भी नजर आया। मतलब गवर्नमेंट की स्कीम में
ये बताया गया कि भाई एक जो गांव का सबसे पिछड़ा हुआ या सबसे गरीब तबका बीपीएल श्रेणी या उससे भी मैं निम्न कहूँ, प्रवासी मजदूर जब गांव में आते थे तो उनका टेक्निकल ये होता था उनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड क्योंकि लंबे समय से बाहर रहते थे, राशन कार्ड है तो उनके पास आधार में प्रॉब्लम है, आदि आदि कोई प्रॉब्लम थी, खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं ले पा रहा था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो पैकेज था, आर्थिक पैकेज है, उसका लाभ नहीं ले पा रहा था। इस तरह के लोगों के लिए मैं देखता था कि वो बेचारे इस जन सेवक के भरोसे ही अपनी जिंदगी जी रहे थे, सरकार से कोसों दूर थे। क्या आपको लगता है कि सरकार है इस पर कोई विशेष ध्यान देकर सेकंड लेयर में उन लोगों तक अपनी जो योजना है उसका लाभ पहुंचाए? देखिए मनोज साहब, पिछले लहर में मैंने सबसे पहले पंचायत का जो सहायक ग्राम सेवक है उससे एक डिटेल ली जी। भाई अपनी पंचायत में, अपनी ग्राम पंचायत में बाहर के जो लोग जैसे यूपी के हैं, बिहार के हैं, गुजरात के हैं, बंगाल के हैं, वो कितने लोग हैं। साथ ही बीपीएल लोगों की तो सूची ऑलरेडी रहती है, उसके बाद भी कई राजनीतिक कारणों से मान लो या संवाद के को लेकर जो मान लो कई लोग पिछड़ जाते हैं, उन लोगों की लिस्ट आप बनाइए। सरकार ने भी पहले ये निर्देश दिए थे कि जिसके राशन कार्ड नहीं है, जिसकी कई नंबरों में जैसे खाद्य सुरक्षा में ओटीपी सिस्टम होता है, कई में नंबर बंद हो गए, फोन चेंज हो गया, उन लोगों को ओटीपी नहीं डायरेक्ट देने की घोषणा की थी जी। ये DSO का निर्देश था? नहीं, सरकार का, सरकार बिल्कुल राजस्थान मुख्यमंत्री का ये आदेश था। तो उस वक्त लोगों के पास मेरे हिसाब से खाने के पिछली जो लहर थी, अब जो है अब भामाशाह कमा रहे हैं। अब क्यों कमा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्यों पहले घरों से निकलने में लोग डरते नहीं थे। इस कोरोना काल में मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि अपने यहाँ दत्तारामगढ़ में प्रशासन को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि अपने यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो एसडीएम साहब की हो, चाहे वीडियो साहब की हो, चाहे तहसीलदार की हो, अच्छी चल रही है। यहाँ भीड़ बिल्कुल न के बराबर है और 95% लोग अभी क्योंकि एक राजनीति भी हालांकि जनप्रतिनिधि है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक बात बता रहे थे कि भाई पिछली लहर में जनसेवक आपस में डरते नहीं थे, इस बार थोड़ा सा डर है। क्या ये बात सही है या पिछली बार चुनावी सीजन था, इस बार चुनावी सीजन नहीं है? मुख्य बात तो यही है कि पिछली बार चुनावी सीजन था, इसलिए हर प्रतिनिधि ये चाहता था कि मैं जनता के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं, और उसी के चलते उन्होंने मैं उनकी इस भावना को ये कह करके ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, लेकिन एक बात कही जा सकती है, मूल बात ये थी कि उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि हम हाईलाइट हों और जनता में उसका हमें कुछ पारितोषिक भी दे। दूसरी बात, उन्होंने अपने स्तर पे खूब काम किया। इस बार जो लहर आई है उस लहर में बीमारी जो है थोड़ा उग्र रूप में सामने आ रही है ज्यादा और लोगों की जान पे बन आ रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी जो जनसेवक है वो पीछे रह रहे हैं। एक और मैं प्रमोद जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार इस पिछली मैंने खुद ने रिपोर्टिंग में ये देखा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम जो अभी मैं बता रहा था, रतन जी से प्रश्न करा था, क्या वास्तव में अभी बता रहे थे कि भाई राजस्थान सरकार ने ये निर्देश किया था कि भाई जिनके पास में राशन कार्ड नंबर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको भी राशन मुहैया करा दिया जाए, जिनकी ओटीपी सिस्टम नहीं है उनको भी आप राशन, क्या ये धरातल पर नजर आया था या ये सिर्फ आदेश ही था? राज्य सरकार का ये आदेश मैंने खुद ने यहाँ खचरियावास ग्राम पंचायत के में देखा था, जहाँ धज्जियां उड़ी थी बिल्कुल भी। जैसे क्या उदाहरण ये दे रहा हूँ कि 22 मार्च को लॉकडाउन घोषित कर दिया था। जी। उसके बाद में फरवरी में पहले एक लिस्ट जारी करवाई गई थी वापस से कि सब जो अपात्र हैं उन व्यक्तियों के नाम हटाए जाए। खाचरियावास ग्राम पंचायत में लगभग 37 नाम एक साथ हटाए गए इससे इस योजना से, और उनमें से उन लोगों के नाम हटाए गए जो विधवा भी वास्तव में पात्र थे, जो पात्र थे उनके नाम भी हटाए गए। ऐसा होता है जैसे अभी मेरे को नहीं, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप
मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। मार्च 2020 में पंचायतों का कार्यकाल जो खत्म हो गया था, तब सार जो था वो ग्राम सेवकों के पास था। जी 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 उसमें ये जो डीलर जो है, ये मुद्दा उठा भी था जी जी पंचायत समिति में। विधायक जी ने मीटिंग ली थी, उसमें ये मुद्दा प्रमुखता से उठा था। तो विधायक जी ने धमकाया भी था कि कोरोना काल में तो कम से कम छोड़ो आप यार। छोड़िए। मैंने इसकी शिकायत की थी। मैंने ये कहा था कि साहब जितनी भी, जैसे मेंबर 5 किलो एवरेज वो देते हैं, तो मैंने कहा साहब आप किसी भी डीलर के पास जाके आप एक दफे यहाँ के प्रशासन को कहिए कि एक दफे जाके वो नापे तोले, उसमें ये देखिए कि वास्तव में 25 किलो जिस आदमी मिल रहा है वो 25 किलो है या नहीं है। जी होता है। हाँ हाँ, मैंने ये रखी थी बात, और उसमें विवाद भी हुआ था कि साहब आप शिकायत कीजिए, ये कीजिए, होता है ऐसा। और रही बात आपने जो कही, वो आंगनबाड़ी और डीलर जो होते हैं, वो सरकार आदेश देती है भाई जो भी इसमें गलत नाम जुड़े हैं उनको हटाएं, तो अपनी मोनोपोली करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। होता है। उसमें कई लोग, जैसे मेरे सामने 2-3 उदाहरण है, तो आज तक नहीं जुड़े बेचारे, जो पात्र। हाँ 2020 से आज तक नहीं जुड़े। और स्कीम चल रही है, खामी ये सिस्टम ये है साहब कि खाद्य सुरक्षा का मई 2020 में मतलब ऑनलाइन होता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है ना, उसको सरकार ने बंद कर दिया था। अभी अप्रैल 1 अप्रैल को खोला था, लेकिन सिस्टम ले नहीं रहा है। मतलब आप जुड़वाना चाहो जुड़ेंगे नहीं, ऑफलाइन वैसे ही बंद हो गए, पहले ही बंद कर दिए थे। अब ये तो वही सरकार की बात। आप जो मुद्दे की बात कर रहे थे कि वास्तव में अभी क्यों नहीं आ रहे हैं जी, भाई सरकार जो है वो अपने हिसाब से करेगी, लेकिन उसकी क्रियान्विति लोकल स्तर पे होनी चाहिए जी। आपके मान लो किसी भी पंचायत का मुखिया है या चुनाव लड़ा हो, वो हार भी गया, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले में, भाई जैसे मैं जिस गांव से हूँ, मेरे से कोई भी गांव का घर छुपा हुआ नहीं है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उसको सरकार तो दे रही है। ऐसे हो सकता है 1-2% नकार नहीं सकता इस बात को, भाई नहीं मिल रही हो, ताकि मेरी पंचायत में दावे के साथ कह सकता हूँ 2 परिवारों के अलावा सबको ये चीज मिल रही है। फिर भी कई वंचित लोग जो मेरी नजर में नहीं है, उनके लिए मैं प्रत्येक वार्ड पंच को, प्रत्येक मोहल्ले के जो वरिष्ठ जन मान लो या एक्टिव कोई कार्यकर्ता होता है, उसको मैं टटोलता हूँ, पूछता हूँ कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी भूखा नहीं सोए। उसके लिए अब जैसे लॉकडाउन चालू होगा, पैकेट किट सिस्टम जो है वो पुनः स्टार्ट करूंगा, शुरू कर दिए। प्रमोद जी, अगर मैंने देखा है तो राजस्थान राज्यपाल या कुलाधिपति कलराज मिश्र ने मीडिया या पत्रकारिता की जो वर्तमान स्थिति में बताया कि कोविड-19 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जी। एक पत्रकारिता वर्तमान इस कोविड संकट को, क्या वो एक ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाने में कामयाब रहा है, या पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं कोई उस चीज को उठाने से चूक गई जो उनको उठाना चाहिए? नहीं, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि पत्रकारिता ने अपना धर्म काफी अच्छे स्तर तक निभाया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पत्रकार लोग सबके पास अपना अपना मत होता है और उसी मत के अनुसार वो रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग में जहाँ जाते हैं वहां पर क्या कमियां रही उनको उजागर करते हैं, लेकिन उन कमियों का उजागर करने से सब कुछ नहीं होता जब तक कि वो वापस यथास्थिति में नहीं है। बीच में रोकूंगा, पत्रकारिता पर एक आरोप लगता है कि ये जो कमियां उजागर करना छोड़कर पत्रकारिता पूंजीवाद और राजनीति के चंगुल में फंसती हुई नजर आ रही है, जो वास्तविक जो बात होती है उससे थोड़ी सी दूर जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? कहीं ना कहीं पत्रकारों के पास आर्थिक संकट भी है, इसके चलते कुछ मजबूरियां हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि इस मामले में पत्रकारिता अपने धर्म से के साथ कोई, आज भी आपको लगता है कि पत्रकार है बेबाक ईमानदारी से अपनी का? रतन जी, बात पत्रकारिता की आ रही थी, मैंने देखा है कि वो पत्रकार जो शासन और प्रशासन की अगर वो खामी को उजागर करता है, मैंने देखा, मैंने खुद ने भोगा है
तो उनको एक प्रशासनिक एक डर बनाया जाता, यस आपको किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। अगर आप मुझे बताइए कि एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां आपको इतनी भीड़ हो जाती है कि सोशल डिस्टेंस के नाम पर पुलिस धज्जियां होती है, राजस्थान पुलिस होती है, वो चालान कर देती है। राजस्थान पुलिस होती है, उसको कोविड सेंटर में 14 दिन के लिए आइसोलेट कर देती है। लेकिन वहीं आपकी व्यवस्था पर देखा कि मैंने 200 से 300 लोग हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है। तो ऐसी न्यूज को या ऐसे को कवरेज जब करता है तो वहां का जो चिकित्सा विभाग नाराज हो जाता है या आदि उसको डराया जाता है आपको झूठे केस में। तो क्या लगता है कि ये भूमिका एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल घातक है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई पत्रकार का काम है उजागर करना जी, प्रशासन का काम है उस पे गहनता से जाए, उसका निर्णय करे, उसका निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में सच्चाई क्या है जी। और वो काम केवल पत्रकार ही कर सकता है, तो जनता को सजग करे, जनता को बताए भाई ये खामी है, इसको पूरी की जाए। तो प्रशासन को मेरे हिसाब से छुपाना नहीं चाहिए इस बात, ये और उसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, मैं वापस आप अपने मुद्दे पर आता हूँ। रतन जी, मैंने देखा है ग्राम पंचायत दातारामगढ़ की बात करूँ, स्पेशली आपकी ग्राम पंचायत की बात करूँ तो मैंने खुद लोकल स्तर पर मैंने देखा है कि जो जन सेवक जो काम शुरू करते थे पिछली लहर की जो आप बता रहे थे, वो काम आपने पिछले 10 दिन से स्टार्ट कर दिया है। मैं देख रहा था कि मार्क्स जो उसका बांटना हो या फिर पंचायत नहीं अपने खुद के स्तर पर है कोविड सेंटर पर खाना देना हो, और यहाँ तक भी जो पूरा भारत जो ऑक्सीजन से सिलेंडर से जूझ रहा हो, आप अपनी ग्राम पंचायत में इजी वे में ये बोल रहे हो, सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हो कि नहीं आइए आपको सिलेंडर चाहिए वो मेरे पास आइए। ये कैसे संभव हो पाया? संभव ये सब प्रशासन का भी सहयोग है। मैंने वीडियो साहब से भी निवेदन किया था कि आप प्रत्येक सरपंच को पाबंद कीजिए कि वो अपने स्तर पे, भाई सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। देखो वैक्सीन सरकार के पास नहीं है, इंजेक्शन सरकार के पास नहीं है, हॉस्पिटल सरकार के पास नहीं है, हॉस्पिटल है तो बेड नहीं है, कहाँ से करेगी सरकार की व्यवस्था? जिस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 150 मरीजों की है वहां 400 मरीज है, क्या करेंगे वो? अगर आप एडमिट हो भी गए तो क्या श्योरिटी है कि आप बच जाओगे? कोई श्योरिटी नहीं है। सबसे पहले एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी है, उसका पालन करे। घर के बाहर अति आवश्यक काम हो तो ही निकले, अपनी सुरक्षा ही अपना इलाज है। मैंने जहां तक देखा है पत्रकार जी, मैं मेडिकल कॉलेज सीकर भी जाके आया हूँ, मेडिकल कॉलेज SMS भी गया हूँ, आपके महात्मा गांधी हॉस्पिटल भी गया हूँ। तो वहां की जो स्थिति है, लोगों की जो स्थिति है, मैं आपको कह रहा हूँ आंखें भर आए, बहुत डरावनी है। अभी मैं गया था 4-5 दिन पहले सांवड़ी कोविड सेंटर जो बना है, उसके बाहर एम्बुलेंस में लोग जो है 5 तारीख को सुबह 5:30 बजे आया था। मैंने पूरा दिन देखे, जितना मेरे पास हथियार था वो इस्तेमाल करके कैसे जैसे करके 11 सिलेंडर की व्यवस्था की। और वो सिलेंडर ऐसा नहीं है कि मेरी पंचायत में काम आ रहे हैं। जी, मैंने देखा है कि ऑल ओवर आप इमरजेंसी में जो कहीं भी अपील डाली, हाँ इमरजेंसी, कोई पैसा नहीं है। शर्त ये डालता हूँ जी रतन जी की ये बात, इस संकट में क्या ऐसी ही मुहिम हर ग्राम पंचायत अगर करे, अपनी सक्रियता से निभाए, तो शायद कोविड-19 का जो सेकंड लेयर है उसको ग्रामीण स्तर पर जो बढ़ रही है उसको आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस मामले में यदि सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि रतन जी की तरह बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति से लग करके काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। बिल्कुल कोरोना से पार पाएंगे, और सबको ये करना भी चाहिए। प्रशासन बिल्कुल साथ चौबंद है, वो हमें सहयोग कर सकता है, हमें प्रशासन का सहयोग करना है, हमें प्रशासन का बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। अच्छा, एक और मैं टिप्पणी आप ही से चाहूंगा। हमारी अगर बात करें तो प्रशासनिक लेवल की जो व्यवस्था अब तक की व्यवस्था है, स्पेशली मैं दातारामगढ़ की बात कर दूं, दातारामगढ़ की व्यवस्था से क्या लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत है, या कोविड को नियंत्रण करने के लिए जो अब तक का प्रयास है उसमें एक काबिल तारीफ है? प्रशासन ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रखी है और उनके प्रयास हैं वो काबिल तारीफ जरूर है, पर फिर भी कहीं खामियां नजर आ रही है, जिनको जनप्रतिनिधियों
आम आदमी सब मिलकर के उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट बात यही है कि एडवाइजरी का पालन कड़ाई से कराया बिल्कुल जाए। कड़ाई से किया जाए, सब लोग मिलकर लेकिन के। इसमें एक बात आती है प्रमोद जी, प्रशासन, मैंने देखा है कि राजस्थान पुलिस की जो गाड़ी है, एसएचओ की गाड़ी जब आ रही है, हम दुकान को बंद कर लेते हैं, हम घर में चले जाते हैं। जो ही वो गाड़ी चली गई, आप अपनी दुकान को, या मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, शटर को आधा किया, वो सामान बेचे और वापस वो काम में लग जाते हैं। मतलब पालना तो हम ही नहीं कर रहे ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि खुद को कड़ाई से इसमें डालना पड़ेगा। हमें स्वयं अनुशासन जब तक नहीं होगा आम आदमी का, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि जरूरी हो तो ही बाहर तो ही निकले, बाहर जन सहभागिता जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा रतन जी, मुझे ये बताइए आप कि जैसे आपका स्थानीय विधायक की बात मैं करता हूँ, स्थानीय एसडीएम की बात करता हूँ, आपके एसएचओ की बात करता हूँ, इन सबसे कोऑर्डिनेट बिठा के आप लोगों ने एक मुहिम जो चलाई है, और साथ में आपने स्पष्ट, मैंने देखा है कि आपने लिखा है कि भाई मेरी ग्राम पंचायत में कोई भूखा नहीं सोएगा। आपको लगता है कि इस मुहिम में जो भामाशाह है वो आगे आना चाहिए, और भामाशाह के सहयोग से हम इस मुहिम को राजस्थान हो, सीकर हो, पूरा दातारामगढ़ विधानसभा या पूरे क्षेत्र में चलाया जा सकता है? अभी मैंने एक बात कही थी, अभी जो काम चल रहे हैं, चाहे वो निर्माण का हो, चाहे वो सरकारी काम हो, जैसे कल जो आदेश आया सरकार का, उसमें नरेगा, महानरेगा को बंद कर दिया। जी जी। मनरेगा को बंद करने से अब स्थिति खराब, विकट आएगी। आज जरूरत नहीं है किट की, किट की आवश्यकता होगी 10 तारीख बाद में, जब लोगों को काम नहीं मिलेगा। अभी जो स्थिति है वो केवल अपनी ये है कि अपन एडवाइजरी का पालन करवाएं, लोगों से अपील करें कि आप घर में रहो। जो भी लोग, आपने देखा होगा ये जो मास्क है, ये 5000 मास्क मैंने बनवाए हैं, और ये गाड़ी में रखता हूँ। जहां भी कोई बंदा दिखता है बगैर मास्क, उसको मास्क मैं देता हूँ। एक मुहिम मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि कोई एहसान कर रहा हूँ, एक संदेश दे रहा हूँ कि यार आप पहनो, आप भी करें, आपकी सुरक्षा है। आप खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, आप अपने रिश्तेदारों के लिए। एक आदमी खुद के लिए नहीं जीता है, समाज के लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है, तो उनके लिए एक संदेश देते हैं कि आप ये करो। पिछली लहर में मैंने जो मेरी सुबह वो किया, इस लहर में ज़्यादा जोश के साथ मैं काम कर रहा हूँ। केवल इसलिए कर रहा हूँ कि जिम्मेदार लोग अगर इससे पीछे हट गए तो आगे कौन आएगा। रही बात साहब, मैं बताऊँ भामाशाहों की, मैं मानता हूँ कि किसी पंचायत में, अपने सीकर जिले में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। शर्त है कि लेने वाला सदुपयोग करता है कि नहीं करता है, उसका जो पैसा भामाशाह देता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताई थी कि एसडीएम साहब से, प्रशासन से मेरी बात हुई थी। यहाँ जैसे कोविड के 10 बेड जो लग रहे हैं, लेकिन वही समस्या थी, ऑक्सीजन नहीं है। पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं वो शायद परसों तक अपने को मिल जाएंगे। जैसे ही मिलते हैं वो बेड चालू हो जाएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको सीकर और जयपुर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये मेडिकल जो कमी जो लग रही थी उसको आपने फील किया? हाँ बिल्कुल है। इस समय ये जरूरत है, उनको इलाज बेटर कैसे मिले। हाँ, विधायक जी से बात की, विधायक जी ने आज के पेपर में थी, विधायक जी ने इस संदर्भ में कहा। विधायक जी ने एक बात और कही है, और हम सब ने मना भी किया उनको। दे रहे हैं, मैंने कल से परसों से देख रहा हूँ फेसबुक पे कि कई 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं सरकार को, कई 2 करोड़ रुपए। अरे तो सरकार को देख दो, सरकार अपने हिसाब से देगी, आप तो यहाँ दो ना, जो भी आपको पैसा देना है। भाई यहाँ के BCMO है, यहाँ के SDM है, यहाँ की VDO है, यहाँ का तहसीलदार है, वो ये देखेंगे कि दातारामगढ़ में कमी किसकी है, कौन सी चीज में अपने को पैसा देना चाहिए। अगर वो पैसा डायरेक्ट जाता है तो डायरेक्ट अपने पास आएगा। लोकल आप बता रहे हो, लोकल जहाँ नीड है, जहाँ जरूरत है, वहाँ पैसा दो। प्रमोद जी, जैसे अगला जो होगा मेरा, अगला जो नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम है, सुबह मैंने भामाशाहों से बात की है, MLA साहब से भी आज मिलने का समय था लेकिन नहीं जा पाया, कल जाऊंगा। दातारामगढ़ में एक एम्बुलेंस, मेरे CSC है, वैसे PSC है, CSC में तो लगभग सारे में 108 है। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ इसलिए कि एक हेडक्वार्टर है, और जैसे अभी जो कोरोना काल से जो मौतें हो रही है, लोग लाने के लिए लाशों को तैयार नहीं है,
तो जिस आदमी की मौत होती है उसको कम से कम या रेफर केस को वहाँ भेजने का, वो लाशों को लाने का काम वो एम्बुलेंस करे। ऐसी मेरी चल रही है, या तो एमएलए साहब देंगे, नहीं तो भमासू से करूँगा मैं। ये आपने ये बना रखा था एक प्रमोद जी, मैं आपसे सवाल आपसे ले रहा हूँ मैं, स्पेशली आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हो। एक पत्रकारिता की मैं बात करता हूँ तो एक संवादहीनता मुझे एक चुनौती आ रही है पत्रकारों के साथ में। पत्रकार लोग जब पहले अपनी कोई स्टोरी लिखते थे या कोई न्यूज़ लिखते थे तो वो जनप्रतिनिधि से एक संवाद बना के रखते थे, और उसके बाद में जब संवाद रहता था तो कोई नेगेटिव न्यूज़ भी हो तो थोड़ा, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि एक संवादहीनता पत्रकारों और जनप्रतिनिधि के बीच में ना बनकर एक वो जो चीज़ है वो भी एक पत्रकारिता के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है सर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा अपन उठाते हैं, एक पत्रकार कोई भी मुद्दा उठाता है, कोई भी कमी को उजागर करता है, वो किससे रिलेटेड है, वो खबर, वो मुद्दा किस चीज़ से रिलेटेड है, उस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि से, वहाँ के जनप्रतिनिधि से जब तक संवाद कायम नहीं किया जाएगा या उसका वर्जन नहीं लिया जाएगा, तब तक वो जनप्रतिनिधि को या विभाग के अधिकारी को पता नहीं चलेगा, उस समस्या का पता नहीं चलेगा, और हो सकता है उनके ध्यान में वो नहीं हो, और वो समस्या मेरा प्रमोद जी ये नहीं था, मेरा ये था कि एक जब संवाद नहीं होता है किसी से और हम कोई मतलब एक स्टोरी तैयार कर लेते हैं, किसी बात को एक वो न्यूज़ तैयार कर लेते हैं, तो उससे ऐसा लगता है उस सामने वाले को कि भाई इसने कहीं ना कहीं मेरी नेगेटिव न्यूज़ बनाई है या ये जानबूझ के ऐसा बनाया। क्या ऐसा फील होता है उनको? ऐसा फील होता है, लेकिन वो मैं इसी मुद्दे पे तो आ रहा था कि जब तक संवाद कायम नहीं होता है तब तक दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति खिलाफ की भावना पनपती है। दूसरी बात क्या है कि जब कोई भी मुद्दा उठाता है पत्रकार और वो जनप्रतिनिधि से या विभाग के अधिकारी से बात करता है, तो वो उनके ध्यान में वो बात आती है और उनको लगता है कि वास्तव में ये कमी है, तो वो अपना वर्जन देते हैं कि हाँ मुझे पता नहीं है, मैं इसको ठीक करवाऊंगा, और या पता है तो भी इस समाधान करूंगा। समस्या जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, दुरुस्त नहीं हो पा रही, तो वो संवादहीनता के कारण ये चल रहा है, ये समस्या आती है। ये समस्या आती है। संवाद तो कायम रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है, जिससे समस्या जो भी है उसका निराकरण भी हाथों हाथ हो जाए। एक छोटा जवाब अंतिम प्रश्न है आपसे रतन जी, मुझे बताइए कि लॉकडाउन लगेगा 10 तारीख से, ग्राम पंचायत की बात करें तो कितनी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। मेरा तो ये है कि मैं 10 तारीख को कि पेशेंट, हालांकि रिकवरी अच्छी हो रही है, 70-73% मेरे रामगढ़ कस्बे में है, तो जीरो मोबिलिटी के लिए कल एसडीएम साहब से बात हुई थी, मैं इसलिए नहीं करवाई, 10 तारीख को लॉकडाउन लगा था उसको पूर्णतः पालना करवाएंगे। और आपको बताना भूल गया मैं, आपके खासरावास में भी कोविड सेंटर खुल रहा है, 10 बेड का ऑक्सीजन का, जल्दी। तो उसमें जो तैयारियां हैं वो हमने तात्कालिक रामगढ़ की नहीं, कहीं भी हो मैं संपर्क कर रहा हूँ हर पंचायतों से, जहाँ भी अपने लोग हैं जो सक्षम हैं उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मेरा जो है वो बेडों का है, अगर बेड से फ्री हो गया फिर खाने पे ध्यान देंगे। मेडिकल जो वो आप महसूस कर रहे हो, तो हमारी अभी बात हुई थी जनप्रतिनिधि रतन यादव और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा से, कोरोना में जनभूमिका को लेकर हमारी बात हुई। एक अपनी बात में एक चीज कॉमन जो सामने आई थी कि वो है कि इस समय देश को, इस समय प्रदेश को, क्षेत्र को भूख या खाद्य सुरक्षा की बजाय अगर मेडिकल सुविधाएं बेहतर उपलब्ध कराए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीड इसी चीज़ की है, और लॉकडाउन के बाद में ये जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आएगी और साथ ही सरकार शायद इस पर ध्यान देगी।